अपन पढ़ रहे हैं, आगे तो आप भी बोल दो। अपन पढ़ रहे हैं एसिड बेस बैलेंस। कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने? अपन पढ़ रहे हैं एसिड बेस बैलेंस। सबसे पहले अपन ने कुछ टर्मिनोलॉजी अपन ने पढ़ी। टर्मिनोलॉजी के अंदर मैं वापस 2 मिनट में रिवाइज करा रहा हूँ क्या पढ़ा अभी तक अपन ने। टर्मिनोलॉजी: कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ द सोल्यूट इन सॉल्यूशन नोन एज कंसंट्रेशन। एटम, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? एटम। एटम के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? 3 पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटर के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और पेरीफेरी में कौन राउंड लगाता है? इलेक्ट्रॉन पेरीफेरी में राउंड लगाता है। किसी भी एटम के पास में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। नेट चार्ज क्या रहेगा? 0 रहेगा। अब यदि कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, और उसको क्या बोलते हैं अपन? कैटाइन। और यदि किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज, और उसको क्या बोलते हैं अपन? एनाइन। एनाइन और कैटाइन आयन के कितने टाइप्स हो गए आपके? 2 टाइप्स हो गए। मॉलिक्यूल, 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मॉलिक्यूल का करते हैं। नेक्स्ट था एनाइन गैप। एनाइन गैप जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोलाइट्स है उनको ऐड कर दो, नेगेटिव वालों को ऐड कर दो, और पॉजिटिव वालों में से नेगेटिव वालों को क्या कर दो? माइनस कर दो। तो वो जो आंसर आएगा उसको क्या बोलते हैं अपन? एनाइन गैप। एनाइन गैप की रेंज कहाँ से कहाँ होती है? 8 से 16 नॉर्मल एनाइन की रेंज होती है। नेक्स्ट अपन कौन सा देखा था? एसिड। एसिड क्या होता है? जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करे उसको एसिड, जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करे उसको बेस बोला था। फिर होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस देख लो, बच्चे को देख लो। सिर्फ ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए? किसके ऊपर? हाँ, सिर्फ मेरे ऊपर। मेरे अलावा किसी को नहीं देखोगे, ध्यान रखना, ठीक है ना? ये ध्यान रख। कुछ कोई भी आए कोई भी जाए उसे कोई मीनिंग नहीं, सिर्फ देखना किसको। हाँ बस, ये ध्यान रखना है। यदि इधर उधर नज़र घूम गई नहीं किसी को देख लेना आप। कहाँ थे? होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी नोन एज होम्योस्टेसिस। एक फिक्स एनवायरनमेंट होता है बॉडी का जो हर सिस्टम क्या करता है? उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट कौन सा था? पीएच। पीएच क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। पीएच और हाइड्रोजन आयन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा? कम होगा। पीएच की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ होती है? स्केल की 0 से 14 होती है। मिड पॉइंट 7 न्यूट्रल। 7 से कम है इसका मीनिंग क्या? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। 7 से ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, ये इधर एसिडिक हो गया, इधर क्या हो गया है? एल्केलाइन हो गया। फिर नेक्स्ट अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा कि नॉर्मल ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.35 टू 7.45। ये नॉर्मल ब्लड की पीएच होती है। अब इसको कौन रेगुलेट करता है? ठीक है, एसिड बेस बैलेंस यानी पीएच को कौन रेगुलेट करता है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को अपने बॉडी के अंदर कौन रेगुलेट करता है? उन सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, जिसमें अपन ने अलग अलग लिखे हैं। जिसमें सबसे पहला कौन सा लिखा है? बफर्स। बफर्स वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करें, उनको क्या बोलते हैं अपन? बफर्स बोलते हैं। बफर्स के अंदर पहला कौन सा लिखा है अपन ने? कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम। कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम अपन ने पहला ये लिखा। अब अपन ने सीरम बाइकार्बोनेट लेवल कितना बताया था? 22 से 28 मिली इक्वलेंट पर लीटर। ये अभी मैंने लिखवाया, तो इसका तो आपको पता है कि ये कितना होता है। ये कितना होता है? कार्बोनिक एसिड लेवल इसका लिख लो 1.35 मिली इक्वलेंट पर लीटर। ऊपर की साइड कहीं पे भी लिख लो, जहाँ पे लिखना चाह रहे हो नीचे लिखो कहीं पे भी। कार्बोनिक एसिड लेवल, कार्बोनिक एसिड लेवल कितना होता है? 1.35 मिली इक्वलेंट पर लीटर कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड लेवल 1.35 मिली इक्वलेंट पर लीटर।
अब अपन इन दोनों का रेशियो देखें, ये लिख लिया 1.35 लिख लिया। अब अपन इन दोनों का रेशियो देखें H2CO3 और HCO3 माइनस का, यानी कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट का। तो इन दोनों का अपन रेशियो निकाले तो लगभग ये रेशियो आएगा आपका 1:20 आएगा। कितना आएगा? यदि अपन दोनों के रेशियो की बात करें, अलग अलग लेवल अपन ने लिखवा दिया और दोनों का रेशियो निकाल के देखें तो लगभग अपने बॉडी के अंदर कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट इन दोनों का जो अनुपात है वो किस अनुपात के अंदर रहता है? 1:20 के अंदर। ये क्या है? आपका एसिड है और ये क्या है? बेस। अब यदि ये इस रेंज के अंदर रहते हैं, इस रेंज के अंदर रहते हैं, तो जो ब्लड की पीएच है, ब्लड पीएच है, ये आपकी रहती है लगभग कितनी रहती है? 7.4 आपकी रहती है। 7.4 नॉर्मल है एबनॉर्मल? नॉर्मल। किस रेंज में? कहां से कहां तक नॉर्मल? 3.5 to 4.5। ये क्या है? 4 का मीनिंग 0.4 लिखो या 0.40 लिखो या 0 कितने भी जीरो लगाओ आगे, कोई समझ रहे हो ना, इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, पॉइंट के बाद में तो ये पॉइंट हो गया 0.4। ठीक है, तो ये इस रेशियो के अंदर यदि 1:20 के अंदर यदि बॉडी के अंदर ये अपने नॉर्मल रेंज है, ये नॉर्मल इस रेशियो के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, यदि इस रेशियो में रहते हैं तो ब्लड की पीएच क्या रहती है? नॉर्मल रहती है। नॉर्मल रहती है कितनी रहती है? 7.4। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं रेगुलेटरी सिस्टम के रेगुलेट कैसे करता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट कैसे करता है। तो दो कंडीशन, या तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ेगी, या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। तो ये सिस्टम कैसे काम करता है? तो पहला लिखो, इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज, इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज, इसका मीनिंग ब्लड की पीएच, साथ साथ में दिमाग एक्टिवेट रखना है। देखो अब पुराने हो गए, 5 घंटे में 3-4 घंटे मुलाकात हो गई ना, हाँ, तो अब पुराने हो गए, अब नए नहीं रहे हो आप, ये सोच लेना। इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज, इसका मीनिंग ब्लड की पीएच इंक्रीज, यानी दोनों ऑपोजिट है ना, ये समझ रहे हो ना। यानी यहाँ लिखो, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ब्लड पीएच इंक्रीज, एक ही बात है, कैसे भी लिखो। इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज, यदि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो ये सिस्टम कैसे काम करेगा? ये सिस्टम कैसे काम करेगा? यहाँ देखो, ये देखो एक बार देखो यहाँ पे, यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है तो अपन को क्या करनी है? बढ़ानी है। बढ़ानी है तो ये सिस्टम कैसे काम करेगा? ये सिस्टम ऐसे काम करेगा, H2CO3 क्या है? ये कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब अपन को हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो ये टूट जाएगा, टूट के ये कैसे हो जाएगा? H प्लस HCO3 माइनस, ये लो बढ़ गई। अपने बॉडी के अंदर जो ही क्या होगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो कार्बोनिक एसिड क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, रिलीज कर देगा, जिससे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यदि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो कैसे होगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड ब्रेक डाउन H प्लस और HCO3 माइनस। ये रिएक्शन अभी तक नहीं आई है, अभी तक ऐसा कुछ आया हुआ नहीं है, पर समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, समझ रहे हो ना। ये कोई आया हुआ नहीं है, ऐसा कोई आया हुआ नहीं है अभी तक कुछ, परंतु इसके बगैर समझ में नहीं आएगा कि सिस्टम कैसे काम करता है, इसलिए समझाना पड़ रहा है। दूसरा अपन बात करें, अपन इसके ऑपोजिट लिख लो, इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज, ब्लड पीएच डिक्रीज। if hydrogen ion concentration increase, blood pH decrease। चलिए ठीक है, ये लिखा। अब देखो, यानी अब क्या करना है अपन को? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है तो ऑपोजिट कर दो, ऑपोजिट यानी H प्लस को क्या करना है? कम करना है। कम करना है तो H प्लस किसके साथ में बाइंड हो जाएगा? ये बाइकार्बोनेट के साथ में, और क्या बना देगा? ये H2CO3 बना देगा, H2CO3 बना देगा।
हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई है, अपन को कम करना है, रेगुलेट करना है। कम कराएंगे तो H+ को, हाइड्रोजन आयन को बाइकार्बोनेट के साथ में बाइंड करवा दिया, जिससे क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। लिख लिया। ये अपनी बॉडी के अंदर चलती रहती है इसी प्रोसेस, ठीक है ना। ये बनते रहते हैं, हाइड्रोजन आयन टूटते रहते हैं, ठीक है, एसिड बनता रहता है, बेस बनते रहते हैं, ये बैलेंस होता रहता है अपना। तो एक ये बेसिक अपने बताया। सबसे पहला अपन ने कौन सा सिस्टम बताया, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम अपन ने बताया। अपन अपनी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड का रेशियो कितना होता है, 1:20 होता है। ब्रेक नहीं देना चाहिए कभी भी, क्योंकि दिमाग बंद हो जाता है ब्रेक के बाद। क्या पूछा मैंने, पूरा क्वेश्चन क्या पूछा, रेशियो तो पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा, बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड का रेशियो कितना होता है। हाँ, तो कितना होता है, कितना होता है, आप क्या बता रहे हो, क्या आपका बताया वो सही था, क्या सही था। अरे जो पहले होगा वो पहले बोलना है, बाद में होगा। रेशियो के अंदर कभी कंफ्यूजन नहीं होना। रेशियो के क्वेश्चन के अंदर पहले बाद में कुछ भी पूछ सकता है। जो पहले है वो पहले लिखना है, बाद में है बाद में लिखना है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होते कभी भी। ये हर एग्जाम में अलग अलग आता है, कभी किसी को पहले देता है, कभी किसी को पहले देता है। हाँ जी, नेक्स्ट लिखिएगा। पहले कौन सा लिखा अपन ने, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट। कोई भी रेशियो की बात कर रहे थे, रेशियो में कभी कंफ्यूजन नहीं होना है, डाटा याद रखना है। जो चीज़ पहले दे वो पहले, जो बाद में दे बाद के। ठीक है, इसमें बिल्कुल नहीं ये आ जाता है। जैसे मैं ये कहूँ, जैसे बार बार ये क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये हो गया, जैसे अपन कह रहे हैं जैसे वेंटिलेशन और कंप्रेशन। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के अंदर जैसे क्वेश्चन आ गया कि वेंटिलेशन और कंप्रेशन का रेशियो कितना होता है, तो कितना होता है, कुछ बच्चों को तो पढ़ाया भी होगा मैंने। हाँ, कितना होता है, कितना होता है वेंटिलेशन और कंप्रेशन। अरे CPR देते हैं, उसमें रेशियो कितना होता है। शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ, अब देखो तो इसके अंदर पहले क्या लिखा मैंने, वेंटिलेशन। तो पहले अपन को क्या लगाना है, वेंटिलेशन, और फिर क्या लगाना है, कंप्रेशन। समझ रहे हो, ये है। अब यदि ये आपका कंप्रेशन और वेंटिलेशन आ जाता है तो 30:2। अब ऑप्शन में उसमें दोनों आएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ। अब आपने रट रखा 30:2 होता है, ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ा नहीं, ये भी रहेगा ऑप्शन में और
ये भी रहेगा। ऑप्शन में दोनों आएंगे क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले का दिमाग तो काम कर ही रहा है ना। ये थोड़ी कि क्वेश्चन बनाने वाले का दिमाग काम नहीं कर रहा, उसका तो कर ही रहा है ना। तो क्वेश्चन को कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो ध्यान से पढ़ना है कि कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए। ठीक है, आते हुए गड़बड़ हो जाता है, इसको बोलते हैं आते हुए गड़बड़ करना। ठीक है, आते हुए आपको क्या नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना। अब दूसरा लिखो फोस्फेट सिस्टम। फोस्फेट सिस्टम इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पहले क्या लिखवा रहा था, डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज लिखो। जो अभी अपन ने कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम पढ़ा है उसमें उसकी जगह बाइकार्बोनेट की जगह यहाँ कौन सा ग्रुप लग गया, बस इतना ही चेंज और कोई चेंज नहीं। ठीक है, बस फोस्फेट लगा उसकी जगह फोस्फेट लगाना है, बस PO4 लगाना, वहाँ पे HCO3 माइनस लगा रहे थे, यहाँ पे HPO4 लगाना, बस इतना ही। अब अपन को क्या है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या करनी है अपन को, बढ़ानी है, बढ़ानी है। तो यहाँ पे H2PO4 माइनस, ठीक है, PO4 माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस और HPO4 माइनस। यहाँ फोस्फेट ग्रुप लगाया, बस अपन ने इतना ही चेंज किया और कोई चेंज नहीं। इसके अभी तक क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन उसका जरूर कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट का 1-2 बार पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ फोस्फेट ग्रुप लगा दिया अपन ने, और इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज हुआ तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर कम कर दो तो इसका ऑपोजिट लिख लो, H प्लस HPO4 माइनस, ये क्या बना देगा H2PO4। ये लो, इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि फोस्फेट भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। बस कोई ऐसे 4 नाम आगे के कौन मेंटेन करता है, कौन रेगुलेट करता है, तो फोस्फेट ग्रुप भी आपका क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। ये रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, ये तो बस मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने के लिए लिखवा है मैंने, कैसे करता है वो बताया सिर्फ। तो पहले अपन ने कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम बताया, अब अपन ने कौन सा ग्रुप बताया, अपन ने फोस्फेट बता दिया, फोस्फेट हो गया। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो, लिख लिया ना इसमें, सबने लिख लिया। तीसरा लिखो प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन पता है कौन कौन सी होती है प्लाज्मा प्रोटीन, हाँ, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, ये किस में आती है आपकी, प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर आती है। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन यदि नहीं पता, नॉर्मल लेवल पता है सबके, लिख लो, कोई नहीं। एल्बुमिन, एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन लेवल कितना होता है, 4.7
सीरम एल्बुमिन लेवल, ठीक है। एल्बुमिन कितने होते हैं? 4.7, आगे मिली इक्विवेलेंट, मिली मोल, ग्राम, मिलीग्राम, आगे क्या लिखते हैं? हैं? कुछ तो बोलो। ग्राम पर डीएल। आगे की बिल्कुल नहीं भूलना, पहले बता दिया हूँ, डाटा से नहीं है, आगे की यूनिट भी पीछे जो लगा हुआ है नहीं है पीछे की साइड में, ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि क्या लिखा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये सोच लो आप। बार बार मैं बोल रहा हूँ, आगे के डाटा, कुछ बच्चे आगे के डाटा तो रट लेते हैं, पीछे वाला भूल जाते हैं, फिर उसमें चारों में सेम आएगा 4.7 4.7 4.7, ठीक है। ये पीछे की यूनिट चेंज कर देते हैं किस यूनिट के अंदर है फिर आपका, ठीक है। तो ये सब साथ में याद करना है, ग्राम में होता है, ठीक है। ग्राम पर डेसीलीटर, ग्राम पर 100 ml, ठीक है। 100 ml के अंदर इतना होता है एल्बुमिन। दूसरा क्या है? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन इसका आधा होता है, हाफ होता है। एल्बुमिन का हाफ कौन सा होता है? ग्लोबुलिन है, ध्यान रखना, आधा होता है, तो इसका हाफ कर दो 2.3 ग्राम पर डीएल। हाफ होता है। और तीसरा कौन सा है? फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन इसका 0.3 है, 2.3 है, तो 0.3 से याद रखो, इसका आगे वाला पॉइंट लगा दो बस, ग्राम पर डीएल। देखो दें टोटल कितना हो रहा है, 7.3 हो रहा है, कितना हो रहा है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, देखो ऐड करो तीनों को, देखो कितना आ रहा है, 4 हो गया, 5 6 7 और 3 7.3 है ना। हाँ, तो बस टोटल प्लाज्मा प्रोटीन 7.3 ग्राम पर डीएल। ये तो मैंने एक फिक्स डाटा लिखा है आपको, ठीक है। थोड़ा रेंज में ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये आप बाद में और पढ़ोगे अभी। एल्बुमिन 4.7 ग्राम पर डीएल, ग्लोबुलिन 2.3 ग्राम पर डीएल और फिब्रिनोजन 0.3 ग्राम पर डीएल। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन 7.3 ग्राम पर डीएल। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन कितनी होगी आपकी? 7.3 ग्राम पर डीएल होगी। अब इसमें एक क्वेश्चन बार बार आता है, ये क्वेश्चन आता है इसके अंदर, ठीक है। एजी रेशियो, एजी रेशियो कितना होगा? ए क्या है? डबल है ना, तो 2:1। एजी रेशियो बार बार पूछते हैं। एजी क्या है? ए क्या है? एल्बुमिन, और जी क्या है? ग्लोबुलिन, ठीक है। तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन दोनों क्या है? 2:1, यानी डबल रहेगी। इससे हाफ कौन सी रहेगी? ग्लोबुलिन रहेगी। यदि ये जीए करके आ गया तो हाँ 1:2। बस ये ध्यान रखना है, क्या पहले क्या लग रहा है, बाद में क्या लग, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, रेशियो पूछते हैं इनका, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, प्लाज्मा प्रोटीन भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करती है, बस इतना ध्यान रखना है। फिर भी यदि रिएक्शन से समझाऊं तो देखो यहाँ पे ये लिख लिया आपने यहाँ तक। अब देखो रिएक्शन एक बताते हैं अपन। नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड होते हैं? नाइट्रोजन के कितने होते हैं? नाइट्रोजन नहीं बता रहे हो तो कोई बात नहीं, तो मैंने लिख के दिया, ठीक है। 3 ही होते होंगे नाइट्रोजन के, ठीक है। 3 हो गए तो एक इससे जुड़ गया, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, 3 बॉन्ड हो गए इसके। कार्बन के कितने होते हैं? 4, ठीक है। चारों जुड़ गए, चारों, ठीक है। इस कार्बन के भी 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 होते हैं और उसके हाइड्रोजन के 1 होता है, ठीक है। अब इसमें ये एक किसका है? ये स्ट्रक्चर आपका, ठीक है। ये इसमें इधर जुड़ जाएगा, कार्बन वाला जो ग्रुप है वो जुड़ जाएगा, फिर इसका नामकरण हो जाएगा। क्या होगा नामकरण? जैसे प्लाज्मा, ये प्रोटीन किससे बनती है? प्रोटीन किससे मिलकर बनती है? प्रोटीन क्या है? अमाइनो एसिड है। बोल क्यों नहीं रहे हो? सिंपल चीजें, अमाइनो एसिड। तो इसके अंदर जो अलग अलग टाइप्स के जो अमाइनो एसिड होते हैं, इसके अंदर कौन सा ग्रुप होता है? COO
एस ग्रुप होता है, ठीक है, और एक NH2 ग्रुप हो गया, ये ग्रुप है। तो ये कौन सा है आपका, ये आपका अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड का नाम कैसे देंगे अपन, इसका R के ऊपर अब कितने कार्बन इधर जुड़े हुए हैं क्या है, तो उसके ऊपर अलग अलग नाम हो जाएंगे इसके। अब ये क्या करता है, अब इसके अंदर यदि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो अब ये क्या होगा, ये टूटेगा। कैसे टूटेगा, ये R तो ये रह गया आपका CH, ये नहीं टूटेगा, यहाँ वाला कौन सा ग्रुप में से टूटेगा, इसको पूरा खोल के नहीं लिख के तो सीधा भी लिख सकते हैं COO, ठीक है, ये हो गया, ये हो जाएगा माइनस और ये H प्लस। आगे समझ में, यानी जो COOH ग्रुप है उसमें से हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा, डोनेट कर देंगे। यदि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो ये जो COOH में से ये जो है ये H का हो जाएगा, डोनेट कर देंगे तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, रेगुलेट हो जाएगी। यदि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो इसका क्या हो जाएगा, ये ऑपोजिट हो जाएगा, इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, ऐड होके वापस ये बना ले। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने बस एक स्ट्रक्चर बनाया है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है, बस बताया है मैंने। आप लिखो तो लिख सकते हो, स्ट्रक्चर लिखो तो लिख लो, प्रोटीन का स्ट्रक्चर RCH NH2COOH। प्लाज्मा प्रोटीन भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है, बस ये ध्यान रखना। एक ही बना रहे हो, दो नहीं बना रहे हो ना, एक ही बना रहे हो तो ऐसे वाला चिन्ह ऐसे वाला लगा लेना, यानी कम ज़्यादा होंगे तो चेंज होते रहेंगे, ठीक है, कहने का मतलब। लिख लिया, लिख लिया, हाँ तो बोलो तो आगे तभी तो चलेंगे ना। चलो, तो ये कौन सा हो गया आपका, प्लाज्मा प्रोटीन हो गया। किस में लिख रहे हैं अपन, बफर्स में लिख रहे हैं। बफर्स में कितने सिस्टम लिख लिए, तीन में अपन ने कार्बोनिक एसिड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और प्लाज्मा प्रोटीन। चौथा लिखिएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन सिस्टम also known as chloride shift। hemoglobin system also known as chloride shift, also known as chloride shift, also known as chloride shift। हीमोग्लोबिन सिस्टम आल्सो नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। लिख लिया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्लोराइड क्या है, Cl माइनस, इलेक्ट्रोलाइट है जो क्या है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, माइनस वाला चार्ज होता है इसके ऊपर। तो अब इससे जो एक्सचेंज होगा कौन सा होगा, माइनस वाला होगा, ठीक है, जो एक्सचेंज होगा वो कौन सा होगा, माइनस वाला होगा। तो इसके अंदर देखिएगा, अभी देखना, ये सेल के अंदर बाहर होगा। अपन ने जैसे या आरबीसी है, आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन इसके अंदर है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इफ, पहले यहाँ पे देखो फिर लिखना, इफ बाइकार्बोनेट डिक्रीज,
क्या डिक्रीज हो रहा है? बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो रहा है, बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो रहा है, बाइकार्बोनेट डिक्रीज हो रहा है। तो अब देखिएगा ये HCO3 माइनस है, ये कौन सा है? इंट्रासेलुलर, और ये कौन सा है? एक्स्ट्रा सेलुलर, ये सेल है आपकी। तो बाइकार्बोनेट कम हो रहा है, तो बाइकार्बोनेट कहाँ से कहाँ मूव करेगा? इंट्रा टू एक्स्ट्रा। अरे कम हो रहा है, बाहर से अंदर थोड़ी जाएगा, और कम हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ाना है ना अपन को, बढ़ाना है तो क्या होगा? इंट्रा सेलुलर से कहाँ आ जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर आ जाएगा। और इसको इलेक्ट्रिकली बैलेंस रखने के लिए Cl माइनस कहाँ चला जाएगा? ये बाहर से अंदर चला जाएगा। इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? क्लोराइड शिफ्ट बोल रहे हैं। यानी क्लोराइड और बाइकार्बोनेट इन दोनों का मूवमेंट होगा। यदि बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट का लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो इंट्रा सेलुलर से बाइकार्बोनेट कहाँ आ जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर आ जाएगा। और जितने HCO3 माइनस एक्स्ट्रा सेलुलर में गए उतने Cl माइनस कहाँ चले जाएंगे? अंदर चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और बाइकार्बोनेट की क्या हो जाएगी? बाहर की साइड में पूर्ति हो जाएगी। आ गया समझ में? तो इसको बोलते हैं अपन क्लोराइड सिस्टम या हीमोग्लोबिन सिस्टम अपन बोलते हैं, ठीक है। ये बेस को कर रहा है, यानी इसको बाइकार्बोनेट को क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है। दूसरी कंडीशन ये बना लो, ये बाइकार्बोनेट डिक्रीज, इसका ऑपोजिट इफ बाइकार्बोनेट इंक्रीज, बाइकार्बोनेट इंक्रीज हुआ तो एक्स्ट्रा सेलुलर से कहाँ हो जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर चला जाएगा। जितना HCO3 माइनस इन हुआ उतना ही क्या हो जाएगा? Cl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, क्लोराइड बाहर चला जाएगा। लिख लिया जी? यहाँ तक समझ में आया? ये मैं थोड़ा सी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इतना जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान ही रखने हैं नाम आपको, ठीक है। कार्बोनिक एसिड जहाँ पे समझाना होगा वो मैं वहाँ पे टाइम ज़्यादा दूंगा, जहाँ पे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बस इतना ध्यान रखना है आपको। कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। फिर दूसरा क्या है, इतना ध्यान रखना, फॉस्फेट सिस्टम, प्लाज्मा प्रोटीन सिस्टम, और अगला कौन सा लिखवाया है मैंने? हीमोग्लोबिन सिस्टम। ये ध्यान रखना कि ये प्लाज्मा ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर रहा है, बस इतना ही ध्यान रखना है आप, ठीक है। तो ये इसके अंदर बाइकार्बोनेट और क्लोराइड एक्सचेंज हो रहा है। यदि बाइकार्बोनेट बाहर की साइड में बढ़ रहा है तो वो अंदर जा रहा है, ठीक है। और यदि बाइकार्बोनेट बाहर कम हो रहा है तो वो अंदर से कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है। और उसके बदले में क्लोराइड क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं इसके अंदर। तो ये चार सिस्टम किस में पढ़े हैं अपन ने? बफर्स के अंदर पढ़े, ठीक है, बफर्स में पढ़े हैं। बफर्स के आगे क्या लिखा था? देखो आपके बुक के अंदर क्या लिखा? लंग्स। आओ लंग्स के पास में, अब लंग्स से रिलेटेड आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला, यदि कोई ऐसे क्वेश्चन आए आपके, जैसे अपन ने बफर्स पढ़े हैं, लंग्स पढ़ रहे हैं, किडनी पढ़ेंगे, फॉस्फेट एक्सचेंज अपन पढ़ेंगे, तो पहला क्वेश्चन ये है, इन चारों के अंदर से सबसे पहले रेस्पॉन्स कौन देता है? इमीडिएट रेस्पॉन्स विद इन सेकेंड में कौन देता है? बफर्स, लंग्स, किडनी या पोटासियम एक्सचेंज? इमीडिएट रेस्पॉन्स सबसे पहले कौन देता है? सबसे पहले इमीडिएट रेस्पॉन्स देते हैं बफर्स। बफर्स आपका विद इन सेकेंड में रेस्पॉन्स कर जाए, ठीक है, इतना जल्दी फास्ट करता है। यदि बॉडी में कुछ भी चेंज होता है तो ये बार बार चेंज होते रहते हैं, तो सबसे पहले रेस्पॉन्स कौन करता है? बफर्स करता है। लंग्स कितने टाइम में रेस्पॉन्स करता है? लंग्स करता है 10 to 30 सेकेंड,
रेस्पॉन्स विद इन 10 to 30 सेकेंड्स। लंग्स को कितना टाइम लगता है? 10 से 30 सेकेंड। ठीक है, ये आपका लंग्स रेस्पॉन्स करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। और तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूं कि एसिड बेस का परमानेंट रेगुलेशन कौन करता है? बफर्स, लंग्स, किडनी या पोटेशियम एक्सचेंज? परमानेंट रेगुलेशन, अरे नहीं पढ़ा फर्स्ट ईयर के अंदर एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कुछ? एसिड बेस रेगुलेशन कौन करता है? परमानेंट रेगुलेशन एसिड बेस का किडनी करती है। परमानेंट रेगुलेशन कौन करता है? किडनी। अलग है, क्वेश्चन अलग है। परमानेंट रेगुलेशन कौन करता है? किडनी करता है। उसमें टाइम लग सकता है, उसमें आपका मिनट भी लग सकता है, घंटे भी लग सकते हैं, डे भी लग सकता है, कितना इम्बेलेंस है उस पर डिपेंड करेगा। परंतु परमानेंट रेगुलेशन कौन करता है? किडनी करती है। परमानेंट रेगुलेशन किडनी करेगी। जो है वो एक्सक्रेट कराएगी तो सब कौन कराएगी? किडनी तो कराएगी ना। तो परमानेंट रेगुलेशन किडनी करती है। ठीक है, परमानेंट रेगुलेशन किडनी करेगी। ये सब और टेम्परेरी रेगुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रेस्पॉन्स कौन देता है? लंग्स देते हैं। ठीक है, ये है। फिर कौन देता है आपका? ये आपका लंग्स आपको देंगे। अब दो चीज है, अपन बार बार पढ़ रहे हैं, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट। यदि आपसे ये पूछा जाए कि लंग्स किसको रेगुलेट करता है, कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट? कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट? अरे बोल दो कुछ। बाइकार्बोनेट आपने बोल दिया तो वो तो गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सा बच गया? कार्बोनिक एसिड। तो लंग्स किसको रेगुलेट करता है? कार्बोनिक एसिड। मेनली लंग्स किसको रेगुलेट करता है? कार्बोनिक एसिड। और किडनी बाइकार्बोनेट। ठीक है, दोनों के एक एक दो दो पॉइंट को आने लायक और कोई ऐसा है नहीं। ठीक है, तो लंग्स मेनली किसको रेगुलेट करता है? कार्बोनिक एसिड। और किडनी किसको करता है? बाइकार्बोनेट को करता है। तो एक दो लाइन लिखो, रेस्पॉन्ड विद इन 10 to 30 सेकेंड, मेनली रेगुलेट कार्बोनिक एसिड, मेनली रेगुलेट कार्बोनिक एसिड, lungs excrete 13,000 to 30,000 milli equivalent hydrogen ion per day in volatile form। इन वोलेटाइल फॉर्म। क्या लिखा है अपन ने? देखो मीनिंग सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? जो लंग्स है वो एक दिन के अंदर 13,000 से 30,000 हाइड्रोजन आयन को क्या करता है? एक्सक्रेट कर जाता है। ठीक है, वोलेटाइल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर लंग्स एक्सक्रेट 13,000 to 30,000 मिली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आयन पर डे इन वोलेटाइल फॉर्म। lungs respond 10 to 30 सेकेंड, मेनली रेगुलेटेड या रेगुलेट बाइकार्बोनेट। और लंग्स एक्सक्रेट, लंग्स निकालता है पर डे 13,000 से 30,000 मिली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आयन को वोलेटाइल फॉर्म के अंदर ये एक्सक्रेट करवाता है। ठीक है, बाहर करवाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2-3 पॉइंट हो गए। नीचे रिएक्शन लिख लो कैसे करेगा, वोलेटाइल फॉर्म में कैसे निकालेगा। लिख लिया यहाँ तक सबने? अब यहाँ पे देखो, एक बार अपन ने कहा था हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी तो किसके साथ में बाइंड हो रहा था? बाइकार्बोनेट के साथ में हो रहा था। बाइकार्बोनेट के साथ में बाइंड होके क्या बना रहा था? कार्बोनिक एसिड। अब यदि कार्बोनिक एसिड बढ़ गया तो ये क्या करेगा?
ठीक है। तो अब ये बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कार्बोनिक एसिड बढ़ गया तो ये सर्कुलेट होता हुआ किसके पास पहुंचेगा, क्या पढ़ रहे हैं, लंग्स, लंग्स के पास पहुंचेगा और ये लंग्स के अंदर आके और ये कैसे टूट जाएगा, H2O प्लस CO2 में टूट। ठीक है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ना, बाहर आ रही है ना अपने, तो ऐसे तो बन रही है और क्या। ठीक है, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये वोलेटाइल फॉर्म में कहाँ आ गया, बाहर आ गया। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी तो हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट के साथ में बाइंड हो रहा था और क्या बना रहा था, कार्बोनिक एसिड। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम के अंदर पढ़ा था अपन ने ऐसा। ठीक है, अब यदि माना इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई H2CO3 तो भी बढ़ेगा, फिर इसको भी तो कम करना पड़ेगा। इसको कम करने के लिए एक किसके पास पहुंच गया, लंग्स के पास में, और लंग्स के पास में पहुंच गया तो ये कैसे निकल जाएगा बॉडी से, ये बॉडी से वाटर H2O में चेंज, H2O प्लस CO2 में चेंज होकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये बाहर निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ये बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये कितने, ये यहाँ से कितना निकलता है पर डे, ये तो निकलता ही रहता है, तभी तो अपन ने कितना लिखा है, 13,000 से 30,000 मिली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आयन इस रूप के अंदर बाहर आते हैं पर डे। ठीक है, तो ये लंग्स का काम हो गया, लंग्स के अंदर बता दिया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, कौन सा है, किडनी। किडनी में लिखो परमानेंट रेगुलेशन, परमानेंट रेगुलेशन, पहला पॉइंट परमानेंट। परमानेंट रेगुलेट कौन करता है एसिड बेस का, किडनी करता है। ठीक है, किडनी परमानेंट रेगुलेशन, मेनली रेगुलेट बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, परमानेंट रेगुलेट करती है एसिड बेस का, मेनली रेगुलेट बाइकार्बोनेट। किडनी एक्सक्रेट किडनी एक्सक्रेट 50 ओनली 50, ठीक है, 50 मिली इक्वलेंट हाइड्रोजन आइन पर डे इन अरे वाष्प के रूप में निकालेगा या घुल के जाएगा, यूरिन के साथ जाएगा ना, तो वोलेटाइल फॉर्म हो गया, नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल फॉर्म। ठीक है, नॉन वोलेटाइल फॉर्म ये होता होगा ना, घुलनशील, घुलनशील ऐसे होता होगा ना इनकी हिंदी। ठीक है, तो ये तो वाष्प में जा रहा है ना ऐसे, ठीक है, घुल के ऐसे जा रहा है, वो यूरिन के वहाँ यूरिन जा रहा है ना, तो उसमें नॉन वोलेटाइल फॉर्म। आपने 3 या 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला आपने कहा कि एसिड बेस का परमानेंट रेगुलेशन कौन करता है, किडनी करता है, पहला पॉइंट ये लिखा है। टाइम कितना भी लग सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, कितना इम्बैलेंस है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, परमानेंट रेगुलेशन किडनी के हाथ के अंदर है। ठीक है, जिसकी किडनी खराब हो जाती है उसमें बॉडी के अंदर मेंटेन नहीं होता है, तब अपन क्या करवाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं। ठीक है, ये दूसरा अपन बात कर रहे हैं, अपन मेनली रेगुलेट किसको करता है, बाइकार्बोनेट को करता है, HCO3 माइनस लिखा है। पर तीसरा पॉइंट लिखा है किडनी एक्सक्रेट 50 मिली इक्वलेंट हाइड्रोजन आइन पर डे इन नॉन वोलेटाइल फॉर्म। ठीक है, ये अपन ने नेक्स्ट पॉइंट अपन ने लिखा है। अब इसके अंदर यही रिएक्शन सेम यही रहेगी आपकी, देखो यहाँ देखो, H2CO3 ये किसके पास पहुंचा, किडनी के पास में पहुंचा। किडनी के पास में पहुंचा तो ये H प्लस और HCO3 माइनस ये हो गई अपनी। अब अपन को किसको करती है किडनी, किडनी किस पे है, अब इसको करेगी किडनी। ठीक है, ये इसको करेगी तो अब यदि बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट का लेवल ज़्यादा है तो ये क्या करवा देगी, एक्सक्रेट करवा देगी, और यदि कम है तो वापस क्या कर देगी, रीअब्जॉर्प्शन करवा। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन करवा देगी।
ठीक है, तो मेनली किसको रेगुलेट करती है? इसको, ये बाइकार्बोनेट को। बाइकार्बोनेट। लिख लिया जी? ठीक है, वापस देखो, ये किडनी के पास में गया, ठीक है, अब ये किडनी के पास में गया तो अब H2O प्लस CO2 में तो टूटने से रहा, ऐसे तो नहीं टूटेगा ना, वहाँ पे गैसेस तो नहीं निकलेगी वहाँ से। तो ये जो है ये किस में टूट रहा है? H प्लस और HCO3 माइनस के अंदर है। अब डिपेंड करेगा कि बाइकार्बोनेट बॉडी में कम है या ज़्यादा है। यदि कम है तो रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और यदि ज़्यादा है तो क्या बढ़ा देगी? एक्सक्रेशन बढ़ा। ठीक है, अब इस बाइकार्बोनेट का नेचर कैसा है? ये एसिड है या बेस है? और बाइकार्बोनेट क्या होता है? एसिड है या बेस है? कितनी बार तो बता दिया, ये बेस है। ये क्या है आपका? ये आपका बेस है। ठीक है, ये एसिड है या बेस है? ये एसिड है। ठीक है, ये ध्यान रखना है सब कुछ का बॉडी में हो क्या रहा है, समझ गए? ये चीज़ एसिड है। अब हाइड्रोजन आयन का नेचर क्या होता है? एसिड होता है या बेस होता है? एसिड होता है। हाइड्रोजन आयन का मीनिंग एसिड, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन यानी एसिड, प्रोटॉन है ना, हाइड्रोजन आयन है, तो ये किसका नेचर है? क्या है इसका नेचर? एसिड। यानी हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं तो एसिड बढ़ रहा है, यही तो बोल रहे हैं अपन बार बार, यानी हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है तो एसिड बढ़ रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन का नेचर क्या है? एसिडिक नेचर है, ये एसिड की तरह काम करता है। तो मैं आपसे ये पूछूं, यदि बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट का लेवल क्या है? ज़्यादा हो रहा है, तो किडनी क्या कराएगी? बाइकार्बोनेट को एक्सक्रेट कराएगी। तो हाइड्रोजन आयन के साथ में क्या करेगी? हाइड्रोजन आयन का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाएगी या इसको भी बाहर निकालेगी? रीएब्जॉर्प्शन कराएगी। यानी बॉडी में एसिड बेस दोनों का बैलेंस करवाना है। ठीक है, दोनों को अपन को बैलेंस लेके चलना है अपन को। यानी बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है, इसका मीनिंग बॉडी में क्या बढ़ रहा है? बेस बढ़ रहा है। किसके कंपैरिजन में? एसिड के कंपैरिजन में। तो बॉडी क्या करेगी? इस बेस को तो बाहर निकालेगी और एसिड का क्या करवाएगी? रीएब्जॉर्प्शन। ये दोनों ऐसे नहीं होंगे, साथ नहीं होंगे कि बॉडी साथ कर रही है, दोनों के दोनों साथ नहीं हो सकते। यदि दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा अपने आप उसके कंपैरिजन में क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, एसिड और बेस का अपन देख रहे हैं अपन। यदि बॉडी में एसिड बढ़ रहा है, इसका मीनिंग बेस क्या हो गया है? कम हो गया है इसकी। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली जो किडनी है ये किसको रेगुलेट करती है? बाइकार्बोनेट को रेगुलेट करती है। तो ये अपन ने कौन सा सिस्टम पढ़ लिया? कौन सा? किडनी पढ़ लिया। नेक्स्ट कौन सा बताऊं? पोटाशियम। जो अभी तक अपन ने रेगुलेशन में जो सिस्टम पढ़े हैं, बफर्स, लंग्स और किडनी, उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये पोटाशियम। जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, ये ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी पढ़ने जा रहे हैं अपन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इसका क्वेश्चन नहीं आता हो, ये सोच लो आप। ठीक है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स होता है। पोटाशियम एक्सचेंज सुबह से अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अभी ये सोच लेना आप। पोटाशियम एक्सचेंज। लिख लिया? अब बस अब यहाँ पे ध्यान दो आप। पहला 2-3 पॉइंट मैं आपसे पूछूं। पहला पॉइंट मेरा ये है, लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी, बस आपको इधर देखना है। ब्लड पीएच। अभी लिखना नहीं है कुछ भी, सिर्फ समझना है इसको। ठीक है, 2 मिनट समझना है सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ध्यान। नॉर्मल ब्लड पीएच कितना होती है? 7.35 टू 7.45, ये सबको पता है। ठीक है, ये नॉर्मल ब्लड पीएच होती है। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं पोटाशियम से इसका रिलेशन, यानी पोटाशियम कैसे ब्लड की पीएच को रेगुलेट करता है, कैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, ये चीज़ अपन देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट, यदि ब्लड की पीएच
7.35 इससे यदि कम हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसिडिक। और यदि 7.45 से ज्यादा हो जाए उसको है एल्केलाइन। अरे बोलो तो शुरू, सांस क्यों रुक गई आपकी, ये बताओ। एसिडिक और एल्केलाइन किसने पढ़ाया था, कौन बोल रहा है, आपने, किसने बोला। रिकॉर्ड हो रही है क्लास, घर पे जाके सुन सकते हो यदि पूरी की पूरी मैंने कहीं पे भी ऐसा बोला हो तो, यदि एक बार भी बोला हो तो सुबह से। किसने बताया कि ब्लड की पीएच 7.35 से कम होगी उसको एसिडिक बोलेंगे। मैंने तो ये बताया था कि पीएच की रेंज कितना होती है, 0 से 14 होती है, 7 होती है, जिस किसी भी फ्लूइड की पीएच 7 से कम होती है उसको एसिडिक बोलते हैं। मैंने तो ये बताया था। अरे ये बताया था, ये कहाँ बताया था कि 7.35 से कम हो जाती है उसको एसिडिक बोलते हैं, कहाँ बताया, एक बार भी बताओ आपने। यदि मैंने सुबह से एक बार भी, अरे आप तो सामने सामने झूठ बोल रहे हो, आपने पढ़ा है। अरे पीछे से तो बोल सकते हैं, सामने झूठ बोल रहे हो आप तो बिल्कुल है। मैंने तो नहीं पढ़ा है, सुबह से जाके सुन सकते हो, क्या पता रिकॉर्ड नहीं हो तो। ऐसा है, ब्लड की पीएच 7.35 से यदि नीचे है उसको बोलते हैं एसिडोसिस। लिखना नहीं है, नहीं लिखना है, सुन लो बस। लिखने से क्या फायदा, लिख लिया, इतना लिख लिया, याद तो कुछ है नहीं। ये लोग गलत बता रहे हो आप तो सब कुछ, क्या फायदा लिखने से। एसिडोसिस। और ब्लड की पीएच 7.45 से ज्यादा हो जाए उसको क्या बोलते हैं, एल्कलोसिस। दो टर्मिनोलॉजी अपन यूज कर रहे हैं, सिर्फ ये ब्लड की पीएच के लिए ही लागू होगी और किसी दूसरे के लिए, किसी के लिए लागू नहीं होती है। दो टर्मिनोलॉजी, एक एसिडोसिस और दूसरा कौन सा है, एल्कलोसिस। एसिडोसिस उसको बोलते हैं जिस ब्लड की पीएच कहाँ से नीचे हो जाए, 7.35 से कम हो जाए उसको बोलते हैं एसिडोसिस, और 4.5 से ज़्यादा हो जाए उसको क्या बोलते हैं, एल्कलोसिस। ये बैलेंस है या इम्बैलेंस है, ये इम्बैलेंस में आएगा। ये अपन इसी की चर्चा करेंगे, 5-6 घंटे ये पढ़ेंगे। अब ये होता है इम्बैलेंस। यदि ये जो भी अपन सिस्टम पढ़ रहे हैं, यदि ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर पा रहे हैं तो ब्लड की पीएच किस रेंज में रहेगी, 7.35 टू 7.45। ये है एसिड बेस बैलेंस। यदि ये सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं या कोई डिजीज हो गई है तो या तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या क्या होगी, कम होगी, जिससे या तो पीएच क्या होगी, कम होगी, या पीएच क्या होगी, बढ़ेगी। तो ब्लड की पीएच कम होना या बढ़ना वो आता है एसिड बेस इम्बैलेंस के अंदर। अभी अपन बैलेंस वाला पढ़ रहे हैं, इसको बैलेंस करने वाली चीज पढ़ रहे हैं, इम्बैलेंस अभी स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया। अब इम्बैलेंस कितने टाइप्स का हो गया, 2 टाइप्स का हो गया, एक कम होना, एक ज्यादा होना। कम होने का एसिडोसिस, ज्यादा होने का एल्कलोसिस। फिर ये भी 2 सिस्टम के कारण होता है, एक होता है मेटाबॉलिज्म के कारण और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी के कारण। यदि ये रेस्पिरेटरी के कारण डेवलप हुआ है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, और यदि ये मेटाबॉलिज्म के कारण डेवलप हुआ तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो ये अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि ब्लड की पीएच 7.35 से नीचे होना उसको क्या बोलते हैं, एसिडोसिस, और 4.5 से ज्यादा होना एल्कलोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, ब्लड की पीएच एसिडिक होती है या एल्कलाइन होती है, जो जितना पूछा है उतना ही जवाब दो ना, आगे पीछे क्यों बोलते हो। ब्लड की पीएच एसिडिक होती है या एल्कलाइन होती है, एल्कलाइन होती है, ठीक है। ये है, यानी अपन ने जो रेंज बताई थी वो कहाँ से है, 0 से 14, ये 7। अब ये कहाँ से ऊपर है, 7 से ऊपर है, 7.35 टू 7.45। तो मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ब्लड की पीएच एसिडिक होती है या एल्कलाइन होती है, तो क्या होती है, एल्कलाइन होती है। क्यों, क्योंकि अपन ने रेंज बताई है 0 से 14, 7 से ऊपर आ रही है तो ये एल्कलाइन के अंदर है। अब स्लाइटली एल्कलाइन, अब स्लाइटली का मीनिंग क्या हो गया, ये थोड़ी सी क्या है, ऊपर है, 7 से कितनी ऊपर, थोड़ी सी की ऊपर, इसलिए स्लाइटली एल्कलाइन होती है। बट है कौन सी रेंज के अंदर, एल्कलाइन के अंदर। ये क्वेश्चन अलग है कि ब्लड की पीएच क्या होती है, एसिडिक है, एल्कलाइन है, ये क्या होती है, एल्कलाइन होती है। ब्लड की पीएच 7.35 से कम होना एसिडोसिस और 4.5 से ज्यादा होना एल्कलोसिस का। यहाँ तक आ गया समझ में। अब अपन यहाँ पे देखेंगे 3 कंडीशन, कितनी कंडीशन देखेंगे, 3 कंडीशन। एक देखेंगे अपन नॉर्मल ब्लड
ब्लड की पीएच रहेगी 7.35 टू 4.5 रहेगी, तब इसमें बॉडी में क्या देखने को मिलेगा। यदि एसिडोसिस की कंडीशन होगी तो ये कैसे काम करेगा ये सिस्टम, और यदि एल्कलोसिस होगा तो ये सिस्टम कैसे काम करेगा। अपन तीन तरीके से देखेंगे। कितने तरीके से? तीन से। पहला अपन देख रहे हैं किसका, नॉर्मल ब्लड पीएच है। यदि ब्लड की पीएच नॉर्मल 7.35 टू 4.5 है तो अपनी बॉडी के अंदर कैसे रहेगा, ठीक है। फिर यदि कम हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है तो उसमें क्या चेंजेस आएगा, ये अपन देखेंगे। तो आपने पोटेशियम एक्सचेंज लिख लिया। अब पहला एक नंबर डालो। एक नंबर है नॉर्मल ब्लड पीएच 7.35 टू 7.45, 7.35 टू 7.45, 7.35 टू 7.45 लिख लिया नॉर्मल ब्लड पीएच। अब आओ यहाँ पे, अब लिखना नहीं है किसी को भी। अब अपन देखेंगे, ये देख रहे हैं ये सेल है, ठीक है, ये सेल है। ये अंदर वाला कौन सा है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और बाहर वाला कौन सा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया, ठीक है। इंट्रा सेलुलर हो गया और एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। अब मैं आपसे पहले बात करूं, मैंने अभी बताया था सीरम पोटासियम लेवल, लिखाया था ना सीरम पोटासियम लेवल, वो इंट्रा सेलुलर में होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर में होगा, या दोनों में सेम रहेगा। अपन ने लिखा था सीरम पोटासियम लेवल, अभी लिखा थोड़े टाइम पहले 3.5 टू 5.1। क्या बार बार पन्ने पलट रहे हो इधर उधर, ठीक है। सीरम अभी तो लिखवाया 2 घंटे पहले हुए, नहीं अभी भूल गए इतने टाइम। सीरम है नहीं लिखवाया, कैसे एमजी लिखवाया, एमजी थोड़ी लिखवाया, हो ही नहीं सकता एमजी लिखवाया हो। एमजी पर डी लिखवाया है, नहीं गलत, मिली इक्विवेलेंट है, एमजी कैसे हो सकता। आपने मेरा दिमाग खराब कर दिया होगा तब हो गया होगा वो एमजी, परंतु ऐसे एमजी नहीं होगा। अरे मिली इक्विवेलेंट होता है, एमजी कहाँ से हो जाएगा पोटेशियम। कह रहा हूँ ना, आपने दिमाग बीच में कोई बोल दिया होगा, ठीक है ना। एमजी कैसे हो जाएगा पोटेशियम का लेवल, अरे मिली इक्विवेलेंट होता है। सारे एमजी कैसे लिखवाए, वापस देखो एक बार मैं वापस बोल रहा हूँ, सब देखो क्या क्या डाटा लिखवाए हैं मैंने लिखवाया है सीरम, बोलना नहीं आपको, देखना है डाटा, ठीक है। सीरम सोडियम लेवल 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। दूसरा सीरम पोटासियम लेवल 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सीरम मैग्नीशियम लेवल 1.6 टू 2.6 mg पर DL, ठीक है। इससे आगे मैंने प्लस में इतने लिखवाए हैं, और भी है प्लस में। कैल्शियम, सीरम कैल्शियम लेवल 8.6 टू 10 mg पर DL, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने लिखा माइनस वाला क्लोराइड 97 टू 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फिर माइनस में क्या लिखा, फोस्फेट 2.7 टू 4.5 mg पर DL, ठीक है। और क्या लिखा है, बाइकार्बोनेट 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यही लिखा है ना। हाँ, तो इसमें कैसे गड़बड़ हो गया क्या पता, बोल कुछ हो गया होगा, ठीक है ना। वायरस आ सकता है ना कहीं, तो वायरस आ गया होगा, ठीक है। ये कन्फर्म मिली इक्विवेलेंट में रहेगा, एमजी में मत कर देना इसको, ठीक है ना। ये मिली इक्विवेलेंट ही होता है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, मिली मोल पर लीटर, ठीक है, ये रहेगा आपका। तो 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, ये हो गया इसका। नेक्स्ट अपन बात करें, मेरा क्वेश्चन ये था, अब तो हो गया ना क्लियर है, तो डाउट क्लियर है ना, सही कर लिया ना, डाटा सही कर लेना, गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। पोटासियम सीरम पोटासियम लेवल लिखवाया, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सीरम पोटासियम लेवल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आएगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आएगा, या दोनों के अंदर आएगा। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, तो ये तो आंसर गलत हो गया। अब अरे ब्लड किसी में आता है, मैंने उस दिन भी पढ़ाया था,
एक दिन बताया था, मैंने कहा था ब्लड किस में आता है। कुछ बच्चे तो थे ना उसमें भी, नहीं बताया था क्लासिफिकेशन 60%, फिर 40%, 20%, 20 में से 15%, 5%, 5% में ब्लड बताया था आपको मैंने। तो कहाँ था वो 20% टोटल बॉडी वेट का? एक्स्ट्रा सेलुलर में था ना। तो ब्लड किस में आता है? ब्लड इंट्रा सेलुलर होता है या एक्स्ट्रा सेलुलर होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। फिर आप कंफ्यूजन हो रहे हो, ठीक है। ब्लड किसके अंदर आता है? एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर आएगा। जब ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर में आएगा तो सीरम कहाँ से? अंदर से निकालोगे सेल के? अरे जो लेंगे तो ब्लड में से ही तो आएगी ना। तो वो किस में आएगा आपका? एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर है। तो जितने भी ये सब कुछ है, ये सब किसके अंदर है आपके? एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर है, ठीक है। जो भी डाटा लिखाए गए हैं ये सब एक्स्ट्रा सेलुलर के डाटा है, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि पोटासियम लेवल एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों में सेम रहेगा या दोनों में अलग अलग होगा? है दोनों में इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों के अंदर पोटासियम सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? दोनों में अलग अलग रहेगा। तो अंदर 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 तो है ही नहीं, थोड़ा बहुत तो होगा, नहीं है? चलो, ये किसका डाटा लिखा है मैंने? पोटासियम। मोस्ट एबुडेंट इंट्रासेलुलर केटाइन कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। आप कौन सी विदेश से पढ़ के आए हो? कहाँ से डिग्री कहाँ से करके आए हो? हाँ, सबके सब डिग्री कहाँ से कहाँ से करके आए हो? कोई लिखो। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ये मैंने लिखा है सीरम पोटासियम लेवल कितना था? 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर है। लिखो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंट्रा सेलुलर के अंदर लिखो पोटासियम लेवल 135 to 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एक 135 से 140, 135 to 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या लिखवाया है अपन ने? इंट्रासेलुलर पोटासियम लेवल और सीरम पोटासियम लेवल 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सेल के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है? पोटासियम पाया जाता है, ठीक है। मोस्ट एबुडेंट केटाइन है वो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर कौन सा होता है? पोटासियम होता है। और जो कुछ सोडियम बोल रहे थे, सोडियम किस में होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर, ठीक है। ये सेल के अंदर की बात कर रहे हैं, सेल के अंदर पूरा पोटासियम भरा हुआ रहता है, ये सोचो, ठीक है। और जो 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट किसकी रेंज लिखवाई है अपन ने? सोडियम की। वो सीरम सोडियम लेवल है, वो सबसे ज़्यादा बाहर की साइड में, ठीक है। अंदर की साइड में सोडियम नहीं है, अंदर की साइड में सबसे ज़्यादा कौन सा है आपका? पोटासियम सबसे ज़्यादा। तो ये नॉर्मल है एबनॉर्मल है? 135 to 140 ये नॉर्मल है एबनॉर्मल है? ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल नहीं पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नॉर्मल ब्लड है, पीएच 7.35 to 7.45।
तब अपन डाटा देख रहे हैं कि कहाँ पे कितना क्या होगा, वो चीज़ अपन देख रहे हैं। तो इंट्रासेलुलर में कितना होगा 135 टू 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये होगा पोटासियम लेवल। और एक्स्ट्रा सेलुलर में 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट रहेगी। ये आ गया यहाँ तक समझ में, ये सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। अब अपन ने कहा, अब अपन देखते हैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, किसकी, हाइड्रोजन आयन। तो लगभग pH 7 के आसपास ये स्लाइटली एल्केलाइन है, ठीक है। तो लगभग दोनों साइड में H प्लस क्या रहेंगे, H प्लस क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, लगभग बराबर रहेंगे, ठीक है। लगभग क्या रहेंगे, बराबर से रहेंगे, 7.35 है ना, ठीक है। तो थोड़ी pH बढ़ रही है तो हाइड्रोजन आयन की बाहर क्या हो रही है, थोड़ी बहुत क्या हो रही है, कमी हो रही है, परंतु तो इतना ज़्यादा नहीं है। लगभग अपन मान सकते हैं दोनों साइड में H प्लस क्या है, बराबर है। इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर में H प्लस लगभग बराबर है। और पोटासियम का लेवल मैंने बता दिया कि सीरम में कितना है और इंट्रा सेलुलर कितना है। ये अपन ने कौन से डाटा लिखे हैं, नॉर्मल डाटा लिखे। ये नॉर्मल सेल जिस किसी की भी चेक करेंगे उसमें यही मिलेगा आप, ठीक है। अब आइएगा, अब आते हैं अब दूसरी कंडीशन, अब एबनॉर्मलिटी की तरफ आते हैं। पहला एसिडोसिस, एसिडोसिस एसिडोसिस ब्लड pH लेस देन 7.35, लेस देन 7.35। दोनों में आर्टरी से ब्लड लो या वेन से ब्लड लो, वो जो चेक होगा वो सब किस में होंगे, सीरम के अंदर चेक होंगे। तो सब के सब किस में आएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर ही आएंगे, समझ रहे हो, ठीक है। इंट्रा सेलुलर का चेक नहीं हो रहा, वो सबको सब किस में हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर का चेंज हो रहा है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर भी सीरम, एक आर्टरी से ब्लड लिया, एक किससे लिया अपन ने, वेन से लिया। तो अब अपन एसिडिक किस में ज़्यादा रहेगा, आर्टरी में या वेन के अंदर, वेन में ज़्यादा रहेगा। तो वेन में थोड़ा पोटेशियम का लेवल आर्टरी के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता, ठीक है, लगभग बराबर रहेगा। बट वेन के अंदर थोड़ा बहुत, आर्टरी के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत पोटेशियम क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। बट आर्टरी से लो या वेन से लो, दोनों के अंदर ये नहीं है कि आर्टरी से ले रहे हैं तो इंट्रा सेलुलर चेक कर रहे हैं, वो नहीं, ब्लड तो दोनों में ही है ना। तो दोनों में ही सीरम में ही चेक होगा, दोनों में ही सीरम में ही चेक होगा, ठीक है। एबीजी करवाते हैं, वो बताएंगे, एबीजी भी आएगा, बताएंगे एबीजी के बारे में। हाँ बेटे, हाँ हाँ हाँ, होगा है, दोनों में होगा, सेल के अंदर भी होगा, बता तो रहे हैं, यही तो बता रहे हैं कि अंदर कितना होगा बाहर कितना होगा, ठीक है ना, यही बता रहे हैं अपन, ठीक है। अंदर कितना होगा बाहर कितना होगा, यहाँ तक आ गया। अब कंडीशन कौन सी है, एसिडोसिस की कंडीशन है। एसिडोसिस का मीनिंग क्या है, ब्लड की pH 7.35 से क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, उसको एसिडोसिस बोल रहे हैं। अब यदि pH कम हो रही है, इसका मीनिंग हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा, और शाबाश, इतना तो समझ गए, और तो कुछ समझे कि नहीं समझे ये नहीं, परंतु H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, दोनों अपोजिट हो रहे हैं, बस इतना समझ गए तो बहुत कुछ समझ गए, ठीक है ना, ये याद रख लिया तो आपने। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, कोई भी बनाएगा नहीं, कुछ भी नहीं, यहाँ पे देखना है सिर्फ, ये क्या बनाया अपन ने, सेल बनाया, ठीक है। ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये कौन सा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ब्लड की pH क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, ब्लड की pH कम हो रही है, इसका मीनिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, कौन बोल रहा है, कम कहाँ से आवाज आई, यदि ब्लड की pH कम हो रही है, इसका मीनिंग एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। अब अपन को क्या करना है, अपनी बॉडी ब्लड की pH को रेगुलेट करेगी, रेगुलेट करेगी, तो अब क्या करेगी, ये हाइड्रोजन आयन को कहाँ से कहाँ शिफ्ट करवाएगी, H प्लस को कहाँ शिफ्ट करवाएगी, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर ये शिफ्ट करवा देगी। अब जितने H प्लस अंदर गए हैं उतने ही K प्लस कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। इलेक्ट्रिकली
इक्विवेलेंट रखने के लिए जितने प्लस अंदर गए उतने प्लस कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो यदि ब्लड की पीएच कम है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, H प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर शिफ्ट होंगे, जितने H प्लस अंदर गए उतने ही K प्लस कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो सीरम पोटासियम लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन हाइपर कैलेमिया। बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। यदि कोई एसिडोसिस का केस है तो उसके अंदर पोटासियम लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पोटासियम लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़े पोटेशियम लेवल बढ़ना, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी को हाइपर कैलेमिया बोलते हैं उसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है इसके अंदर। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर आती है, तो इसको बोलते हैं हाइपर कैलेमिया। तो एसिडोसिस में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको हाइपर कैलेमिया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक बना लो। एसिडोसिस ब्लड पीएच 7.35 to 4, वो एसिडोसिस ब्लड पीएच लेस देन 7.35, लेस देन 7.35। इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर, पीएच कम हो रही है तो बाहर की साइड में H प्लस इंक्रीज कर दो, अंदर की साइड एरो कर दो बाहर से, और पोटासियम का एरो अंदर से बाहर कर दो। और हाइपर कैलेमिया, ये बात समझ में आई। ये बात अपन ने कुछ समय पहले क्लोराइड और अरे अभी कुछ समय पहले क्लोराइड और, यही बात अपन कुछ शिफ्ट कर रहे थे अभी कुछ समय पहले, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। बोल क्यों नहीं रहे हो, ऊपर लिखा तो है हीमोग्लोबिन सिस्टम क्लोराइड शिफ्ट। तो उसमें अपन क्या कर रहे थे, माइनस माइनस वाले का कर रहे थे, तो उसमें बाइकार्बोनेट और क्या हो रहा था, क्लोराइड शिफ्ट कर रहे थे। यहाँ पे पोटासियम और हाइड्रोजन आयन को शिफ्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, पोटासियम वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आता है मैनेजमेंट ऑफ हाइपर कैलेमिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है। मैनेजमेंट ऑफ हाइपर कैलेमिया, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैनेजमेंट ऑफ हाइपर कैलेमिया यानी पोटासियम लेवल यदि बढ़ जाता है तो उसका क्या मैनेजमेंट करें अपन। ठीक है, ये है, तो लिखिएगा। बताओगे आप या लिख ही रहे हो, को बताओगे कुछ, क्या पता, बताओ कुछ, लिखो। कैक्जालेट, 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 कैक्जालेट ब्रांड नेम है या केमिकल नेम है, सॉल्ट का नेम है, कैक्जालेट है ब्रांड नेम है या सॉल्ट का नेम है, अरे बोलो, कोई गलती तो होगा, और क्या नाम है, ब्रांड नेम, ये तो सही तुक्का लग गया आपका। ठीक है, सॉल्ट का क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कहाँ से, ऐसे इतने भी तुक्के नहीं लगते हैं, ठीक है ना, कहाँ सब कुछ ही लग जाए तुक्के। ठीक है, सोडियम पॉली स्टाइरन सल्फोनेट, सोडियम पॉलीस्टाइरन सोडियम पॉलीस्टाइरन
सल्फोनेट, सल्फोनेट NaTe, सल्फोनेट। सोडियम पॉलीस्टायरन सल्फोनेट, ये क्या है? ये साल्ट है, ठीक है, ये साल्ट है। अब ये कैसे लगाते हैं? IM, सबक्यूटेनियस, इंट्राविनस, इंट्राडर्मल या नन ऑफ अबव? तो मैं जो पूछूं उसी का जवाब देना है, समझ रहे हो ना? जो किसी भी बच्चे को ये ध्यान रखना, जो मैं पूछा उसी का जवाब लेना कि हम और क्या कर सकते हैं वो बाद में करेंगे अपन डिस्कशन, और क्या कर सकते हैं हम, आपकी बात भी हम करेंगे, ठीक है, बात करेंगे। पर इसका जिन बच्चों ने हॉस्पिटल में काम किया उनसे वो बताओ, नहीं किया तो उनका तो कोई मतलब नहीं। इसका लगाते हैं एनिमा। क्या लगता है? ओरोफिकल रूट होता है, मोस्ट कॉमनली इसके सेचेट आते हैं, छोटे छोटे सेचेट आते हैं, सपोजिटरीज टाइप वो भी आते हैं, एनिमा टाइप में भी आता है, या ओरोफिकल रूट से इसका रूट होता है। IV IM ये रूट नहीं होता है इसका कोई भी, ठीक है, इसका कोई भी ये रूट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ओरोफिकल से ही रहेगा, जो मोस्ट कॉमनली एनिमा आता है इसका, ठीक है, एनिमा लगाएगा। अब ये बाहर कैसे निकालेगा? बाहर कैसे निकालेगा? अब देखिएगा, ये ब्रांड नेम मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है, मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है, ठीक है। जैसे ब्रांड नेम, जैसे मोस्ट पॉपुलर का मीनिंग, जैसे बच्चे ने जैसे सुबह कहा कि मैंने मोनोसेप लिखा, मोनोसेप लगा दिया। मोनोसेप क्या है? क्या है? ब्रांड नेम है, ठीक है, ये पॉपुलर एक ब्रांड नेम है। साल्ट का क्या नाम है? सेफ्ट्रेक्सोन, ठीक है। सेफोटेक्सिम, सेफोटेक्सिम, अरे बोल देना इतने में तो, मैं ब्रांड नेम पूछ रहा हूँ। सेफोटेक्सिम, कभी गए नहीं हॉस्पिटल के दरवाजे ही नहीं देखे हैं तो कहाँ से आएंगे ये ब्रांड नेम? जैसे मैं ये कहूँगा ओमना टेक्स, ओमना सुना है नाम? मोनो ओमना, ये तो नाम तो सुने होंगे इंजेक्शन के। तो जैसे आपने मोनो बोला तो ओमना, ओमना टेक्स आता है, ओमना टेक्स है तो उसमें क्या आता है? सेफोटेक्सिम आता है, ठीक है। तो ये एक ब्रांड नेम हो गया, और दूसरा क्या हो गया? केमिकल नेम हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से ये एक क्या है? ये एक ब्रांड नेम, पॉपुलर ब्रांड नेम है। जरूरी नहीं है कि मार्केट में आपको इसी नाम से मिले, और भी खूब नाम से आएंगे, ठीक है। अब ये जो ब्रांड नेम आता है, इसमें यहाँ पे किसका बाइंड है? मेन साल्ट क्या है? मेन साल्ट ये पॉलीस्टायरन सल्फोनेट, पॉलीस्टायरन सल्फोनेट है। इसने किसके साथ में बाइंड कर रखा है? सोडियम के साथ में अपन ने बाइंड कर रखा है। अब अपन जो एनिमा देंगे, एनिमा देंगे तो ये यहाँ से सोडियम क्या हो जाएगा? ये हट जाएगा, हट के इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा? पोटासियम जुड़ जाएगा। पोटासियम पॉलीस्टायरन सल्फोनेट के रूप में कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अपन को कम करना है ना, बड़ा हुआ है तो कम ही तो करना था अपन को। कम करने के लिए ये अपन ने लगाया सोडियम, हट के पोटासियम जुड़ गया और ये बाहर निकल गया बस। पॉलीस्टायरन, पोटासियम पॉलीस्टायरन सल्फोनेट के रूप में क्या निकल जाएगा? एक्सक्रेट हो जाएगा। आ गया समझ में? अब यदि मैं आपसे ये पूछूं कि पोटासियम का एंटीडोट क्या होता है? पोटासियम का एंटीडोट, पोटासियम का एंटीडोट क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो यही एंटीडोट होता है, ठीक है। यही जो आपका कैक्जालेट, ठीक है, कैक्जालेट सोडियम पॉलीस्टायरन सल्फोनेट, ये पोटासियम का क्या होता है? एंटीडोट होता है। डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन आएगा एंटीडोट ऑफ पोटासियम करके आए तो उसके अंदर क्या करके आना? आंसर कैक्जालेट ही करके आना, ठीक है, सोडियम पॉलीस्टायरन सल्फोनेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला ट्रीटमेंट के रूप में कैक्जालेट अपन ने बात करी। दूसरा ट्रीटमेंट लिखिएगा, कैक्जालेट लिख लिया सबने? लिख लिया ना सबने? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। आपको रजिस्टर इसलिए डलवाया गया कि सबको लिखना है, कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं लिखना है, क्योंकि नोट्स आपको मिलेंगे
परंतु नोट्स की लिखी हुई अलग बात है और आपका लिखा हुआ अलग बात। आपका लिखा हुआ समझ में आएगा हमने क्या लिखा है। नोट्सों के अंदर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, आगे पीछे हो सकता है, कुछ है तो मिलेंगे, बट उन पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना जितना किस पे रहना है, जो आपके नोटबुक के ऊपर रहना है। ठीक है, इतना वहाँ पे नहीं मिलेगा जितना यहाँ मिलेगा, उतना नोट्स में नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो उतना नहीं मिलेगा। दूसरा लिखो, 1 नंबर लिख लिया आपने, कैक्सालेट 2 नंबर, रेगुलर इंसुलिन प्लस हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज। रेगुलर इंसुलिन प्लस हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज, रेगुलर इंसुलिन प्लस हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। इंसुलिन बताएंगे, बता रहे हैं ना अभी तो, अभी बताने से पहले ही पूछ लिया आपने, अभी तो लिखवाया है, समझाया कहाँ है हमने। ठीक है, रेगुलर इंसुलिन प्लस हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज। ठीक है, रेगुलर इंसुलिन प्लस हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज। अब ये देखिएगा, रेगुलर इंसुलिन कौन से रूट से दे सकते हैं, कौन सा होगा, आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल है, इंट्रा आर्टीरियल। कौन से देने लगे इंट्रा आर्टीरियल? कोई भी आर्टरी के अंदर इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। आर्टरी में कोई भी इंजेक्शन है नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? प्रेशर ज़्यादा होता है, और प्रेशर ज़्यादा होता है। घर के अंदर बोरवेल करा रखी है आपने, ठीक है, उसके अंदर प्रेशर आ रहा है 30 टूटी का, क्या आप पाइप नहीं लगाते उसके अंदर? अरे नहीं लगाते क्या? प्रेशर ज़्यादा है तो नहीं ऐसे चलती है वो, प्रेशर ज़्यादा होता है। ये क्या है? हार्ट है। ये क्या है? एओर्टा है। ठीक है, ये यहाँ से जाके ये क्या है? सेल या टिश्यू है। ठीक है, ये क्या है? ये आर्टरी है। ठीक है, ये आर्टरी है, ये एओर्टा, असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, फिर अलग अलग ब्रांच बंट के पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई हो जाती है। हो गई सबकी सप्लाई, फिर वापस ये क्या हो? कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन बन के ये कहाँ आ गई? वापस राइट एट्रियम के अंदर ड्रॉप हो गई। कोई भी चीज़ अपन देते हैं वो वेन में देते हैं, क्यों? क्योंकि अपन देंगे तो वो कहाँ जाएगी? हार्ट के पास जाएगी, फिर हार्ट पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा। समझ रहे हो? यदि किसी पर्टिकुलर आपने आर्टरी में दी तो वो कहाँ जाएगा? वो आगे के सेल या टिश्यू में जाएगा। कोई भी चीज़ आर्टरी में नहीं है, वो आर्टरी तो उस ब्लड को वहाँ लेके जा रही है ना। माना यहाँ इस आर्टरी में आपने लगा दिया तो ये यहाँ देगी, यहाँ थोड़ी गए। अपने को किसके पास पहुँचाना है? हार्ट के पास पहुँचाना, उसका काम है पूरी जगह पहुँचाना। ठीक है, डायरेक्शन उल्टे डायरेक्शन में थोड़ी देंगे, डायरेक्शन ये देंगे ना जहाँ कहाँ लेके जाएगा, वो हार्ट के पास ही तो जाएगा, फिर उसका काम है पंप करना, वो करेगा सब जगह पंप। अपन क्या पढ़ रहे थे, क्या आ गया टॉपिक बीच के अंदर? हाँ, इधर देखो, ये देखो, अपन कह रहे थे, कौन सा आप बता रहे थे इसका? हाँ, इसका रूट आपने आर्टीरियल कौन सा? इसको देंगे आईवी रूट। कौन से रूट से देंगे अपन इसको? इंट्रावीनस रूट से देंगे। रेगुलर इंसुलिन आईवी दे सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इंसुलिन करके आएगा कौन सा रूट? तो सबक्यूटेनियस। परंतु रेगुलर इंसुलिन कौन से रूट से दे सकते हैं? आईवी से दे सकते। ठीक है, इंट्रावीनस दे सकते हैं। तो अब अपन को पोटासियम का लेवल कम करना है, तो अभी कौन से रूट से दे रहे हैं? आईवी रूट से दे रहे हैं। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज को कहाँ तक लेके जाना? सेल तक लेके जाना। ये किसका काम है?
इंसुलिन का काम है, प्राइमरी फंक्शन अपन पढ़ रहे हैं कि इंसुलिन ग्लूकोज को सेल तक लेके जाता है। आ गया यहाँ तक समझ में? अब अपन बात करें, ये तो इसका प्राइमरी फंक्शन हो गया। दूसरा, इंसुलिन क्या करता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर पोटासियम है इसको कहाँ शिफ्ट करवाता है? इंट्रा सेलुलर शिफ्ट करवाता है। एक तो काम हो गया, ग्लूकोज को तो दोगे तो वो तो लेके जाएगा ही, बट साथ साथ में इसका ये काम भी होता है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर पोटासियम को कहाँ शिफ्ट करवाता है? इंट्रा सेलुलर ये शिफ्ट करवाता है। तो अपन का काम, पर्पज क्या था? पर्पज क्या था अपना? यही तो था, अपन मैनेजमेंट ही कर रहे हैं हाइपरकैलेमिया का। तो अपन ने दिया तो पोटासियम कहाँ शिफ्ट हो गया? अंदर शिफ्ट हो गया। फिर अपन ने साथ में क्या दिया इसको? हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज। क्यों हाइपरटोनिक? कुछ बच्चों को मीनिंग समझाया था मैंने। हाइपरटोनिक 5% डेक्सट्रोज, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, D5W आइसोटोनिक होता है। और 10, 20, 25, 50 ये जो भी आते हैं, ये सब किस में आते हैं? आपके हाइपरटोनिक के अंदर आते हैं। किस में आते हैं? ये हाइपरटोनिक के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब अपन ये क्यों दे रहे हैं? ये क्यों दे रहे हैं? अरे बता तो दिया, इसलिए दे रहे हैं, ये बता तो दिया। इधर रीजन आप दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो? यदि आपने जो इंसुलिन दिया तो ग्लूकोज कहाँ जाएगा? पोटासियम से पहले ग्लूकोज जाएगा सेल के पास में। तो ब्लड में किसकी कमी हो जाएगी? अरे किसकी कमी हो जाएगी? ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो पेशेंट किस में चला जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसके मैनेजमेंट में पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। अब अपन ने हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए क्या दिया? साथ साथ डेक्सट्रोज चलाया। डेक्सट्रोज पोटासियम को कम नहीं करेगा, समझ रहे हो ना? ये पोटासियम को कम नहीं करेगा, ये किससे प्रिवेंट करेगा? हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो ये जो अपन ने इंसुलिन दिया, ये ग्लूकोज को भी लेके जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर किसको शिफ्ट करवाएगा? पोटासियम को शिफ्ट कराएगा। तो पोटासियम वाला तो ठीक है, बट ग्लूकोज तो कम नहीं था ना, पहले से बढ़ा हुआ नहीं था ना, तो इसलिए वो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। तो हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए साथ साथ अपन ने क्या दिया पेशेंट को? हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज दिया। आ गया समझ में? तो ये हो गया आपका रेगुलर इंसुलिन प्लस हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज। ठीक है, ये हाँ बेटे, क्या हुआ अपन ने पोटासियम, ये रेगुलर इंसुलिन प्लस हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज अपन दे रहे हैं हाइपरकैलेमिया के मैनेजमेंट के अंदर। अब आपका क्वेश्चन बोलो। हाँ बोले तो बोले। हाँ। अरे बेटा, आपकी डेफिनेशन, आप बच्ची ये सोच रही है कि ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ये बाहर ऐसे था और ये सेल के पास में पहुंच गया, ये ऐसे ही है। ऐसे नहीं, वो सेल खा जाएगी उसको। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? वो खाने की चीज़ है। ठीक है, जो ही सेल के पास आएगा सेल खा जाएगी उसको, यानी वो यूज हो गया। कहने का मतलब ये होता है इसका। ये नहीं है कि अरे मैं समझ गया आपकी बात। आपने कहा ये ग्लूकोज यहाँ था, ये ग्लूकोज कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया तो ग्लूकोज वहीं रहेगा, उतना ही रहेगा? नहीं रहेगा। ग्लूकोज का लेवल जो ही सेल के पास पहुंच गया तो सेल को एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो जो ही गया उसके पास, वो खा गई, ऐसे समझो, तो उसका यूज हो गया। तो ब्लड में किसकी कमी हो गई? अपन कह रहे हैं कि 70, ये है 90 mg/dl, ये भी शुगर लेवल हमारा। ठीक है, अभी मैंने आपका चेक किया मैं। ठीक है, मैंने ये जो ही ये मैं लगाऊंगा तो ये आ गया आपका 50। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपोग्लाइसीमिया। अब ये 50 नहीं आना चाहिए, नहीं आप बेहोश हो जाओगे, अभी अनकॉन्शियस हो जाओगे। तो इसलिए मेरे को क्या देना पड़ा? ये देना। बेटा डेली रूटीन में किसको देते हुए देखा आपने? इंसुलिन। तो उनको देते हैं तो उनका शुगर लेवल ये 90 नहीं होगा, उनका शुगर लेवल होगा 350। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तब उसको दिया अपन ने नॉर्मल लाने के लिए। नॉर्मल कितना है? 90 से 110 है। ठीक है ना, उसका पहले से चल रहा है 250, 300, 400, 500, 600 चल रहा है। तब अपन ने उसको दिया। नॉर्मल थोड़ी देते हैं अपन में से किसी को ऐसे दिया कि अपन ने इंसुलिन नहीं दिया ना, वो तो अपना पेनक्रियास सिक्रेट कर रहा है ना, उससे काम चल रहा है।
ठीक है। तो डायबिटिक डीएम फर्स्ट, डीएम सेकंड, जो डीएम फर्स्ट जो आपकी डायबिटीज जन्मजात होती है, यानी सिक्रेशन ही नहीं हो रहा है इंसुलिन का, सेकंड वाला उसके बाद में हो रही है, तो उसमें इंसुलिन का यदि पेनक्रियास सिक्रेशन नहीं कर रहा है तो सीरम ग्लूकोज लेवल क्या हो रहा है, उसमें बढ़ रहा है, तभी तो बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं, या फिर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दे रहे हैं, टेबलेट दे रहे हैं, मेटफॉर्मिन दे रहे हैं, तब दे रहे हैं, नॉर्मल में थोड़ी दे रहे हैं उनके अंदर, ठीक है, तब उसमें दे रहे हैं। ये अपन नॉर्मल पेशेंट था बट उसमें पोटासियम बढ़ा हुआ था, उसको कम करने के लिए ग्लूकोज की ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं अपन, यहाँ शुगर का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। अपन अब किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पोटासियम। अपन मैनेजमेंट हाइपरग्लाइसीमिया का मैनेजमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, अपन किसका मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, हाइपरकैलेमिया का मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और डाटा अपन को ये नहीं देखना कि इसमें कितना था, अपन ये मान रहे हैं कि इसमें 90 से 110 ही था शुगर, तब अपन ने ये दिया तो ये हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा। तो अपन ने हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए साथ में क्या दिया, अपन ने डेक्सट्रोज दिया। आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा ट्रीटमेंट, रेगुलर इंसुलिन प्लस हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज अपन ने दिया। नेक्स्ट ये क्या करेगा, प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज है वो क्या करेगा, प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट कितने बता दिए ट्रीटमेंट अपन ने, 2 बता दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों है, ठीक है। तीसरा लिखो, कैल्शियम ग्लूकोनेट। चौथा लिखो, सोडियम बाइकार्बोनेट। 5वां लिखो, साल्ब्यूटामोल। 6वां लिखो, डायलाइसिस। अभी लेटेस्ट एग्जाम किसका हुआ था, ESIC का हुआ था। इससे पहले नोट सेट के बाद में ESIC का हुआ था। क्या मोबाइल बेचना है क्या कह रहा हूँ बेचना है क्या, अभी तो है मेरे पास में, खराब नहीं हो रहा का आ रहे क्या कर रहा था मैं, एग्ज़ाम, अभी एक एग्ज़ाम में अभी ESIC वाले में भी आया था एक क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले वाला जो था अभी उसके अंदर एक ऑप्शन और था कुछ, ये था यूपी का कोई एग्ज़ाम हुआ था, यूपी PSC का हुआ था या अभी यूपी का हुआ था, SGPGI वाला हुआ होगा, उसमें भी एक एग्ज़ाम था, उसमें एक ऑप्शन किसी ने दिया हो, तो एक ऑप्शन और था उसमें, मेरे को मैं देख के बताऊंगा, कोई एक ऑप्शन और दे रखा था उसके अंदर, ठीक है, कोई एक ऑप्शन और था उसके अंदर कुछ, ये हैं वो बेटा साल्ब्यूटामोल लिखा तो है, अस्तालिन से भी कर सकते हैं बट मेन प्रायोरिटी रहती है साल्ब्यूटामोल, ठीक है। ये यानी वेजोडाइलेटर्स जो आते हैं, जो नेबुलाइजर कर रहे हैं, उसके अंदर बच्चा नाम बता रहा है, अलग अलग टाइप्स के आते हैं, जिसके अंदर कॉमनली अपन किसका करते हैं, अपन साल्ब्यूटामोल से अपन यूज करते हैं अपन, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अपन ने क्या क्या बताया, अपन ने 1 नंबर पे अपन ने कैक्जालेट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2 नंबर पे रेगुलर इंसुलिन और हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज। अब देखिएगा, अब ये मैंने अलग अलग लिखवाए हैं, इनका अभी बताऊंगा कैसे काम करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन, कभी कभार ये दोनों भी साथ आ सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि पोटासियम का मैनेजमेंट, ठीक है, उसके अंदर ये दोनों साथ में भी क्वेश्चन के अंदर आए हुए, यानी कैक्जालेट भी आया हुआ और रेगुलर इंसुलिन प्लस हाइपरटोनिक डेक्सट्रोज दोनों साथ में भी आ सकते, ठीक है। तो कौन सा करके आओगे,
तो कौन सा करके आओगे? पढ़ा तो सब कुछ है, कंपटीशन में कुछ भी आ सकता, कुछ भी, ये सोच लो आप। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे हाइपोकैलेमिया का एक पेशेंट था, उसको 10 मिली इक्विवेलेंट पोटाशियम लगाना था। कितना लगाना था? 10 मिली इक्विवेलेंट पोटाशियम लगाना था। मेरे को कुछ पता नहीं था, मैं पहले बार हॉस्पिटल में किया, मैंने वाइल से 10 मिली इक्विवेलेंट मैंने लोड किया और मैंने ये पुश कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा? ठीक हो जाएगा पेशेंट या ऊपर पहुंच जाएगा? अरे ऊपर पहुंचेगा या ठीक होगा? ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना, ऊपर पहुंच जाएगा, इतना टाइम लगेगी, ठीक है ना, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा इतना, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये अपन दे देते हैं, तो ये पोटाशियम ऐसा है कि हार्ट पे इफेक्ट डालेगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा पेशेंट के, यदि आपने पुश कर दिया। तो कभी भी अपन पोटाशियम को देते हैं, अपन बिल्कुल स्लोली लेते हैं, डाइल्यूट करके देते हैं, इन्फ्यूजन से देते हैं, ठीक है। 1 ml लगभग 10 ml के अंदर 1 मिली इक्विवेलेंट 10 ml के आसपास डाइल्यूट करके फिर पुश करना आप, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। यदि डायरेक्ट आपने पुश किया, जला देता है, एसिड ऐसे समझो आप, ठीक है। वेन आप कहोगे मैंने नहीं लगाया, वेन पूरी ब्लैक हो जाती है जहाँ से दोगे वो, ठीक है, फ्लेबाइटिस कर देगा उसी समय आपका, ठीक है, और हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, आप कंडक्शन सिस्टम काम करना बंद कर देगा। अब माना दे दिया, मेरे को नहीं पता था, ठीक है, तो अब क्या करें? अब यदि इमीडिएट यदि बढ़ा, अब क्या दोगे? आप कैक्सालेट दोगे उसको या रेगुलर इंसुलिन दोगे? हैं? अरे बताओ तो। कैक्सालेट दोगे, एनिमा लगाओगे, कब वो बाइंड करेगा, कब निकालेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा? मैं कह रहा हूँ कि लगाते ये इधर मर रहा है, अब आप कैक्सालेट दोगे उसको, बताओ तो क्या दोगे? इंसुलिन देंगे। अरे इमीडिएट आईवी रूट से, जिस रूट से दिया उसी रूट से अपन क्या दे देंगे? इंसुलिन देंगे, तो इमीडिएट उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब कैक्सालेट क्यों दे रहे हो? क्या आपका रेशनल क्या है बताओ कैक्सालेट के पीछे? अरे बेटा एंटीडोट बताया, सब बताया मैंने, ये कब कर रहा हूँ कि नहीं बताया है, परंतु जब देखेंगे ना सिचुएशन, तो देखेंगे ना कि क्या हो रहा है अगले के अंदर है, ठीक है। आपने इमीडिएट अपन को इफेक्ट चाहिए, तो इमीडिएट इफेक्ट कौन सा रूट देगा? एनिमा वाला रूट देगा या आईवी देगा? सीधा सी बात है, इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, आईवी रूट है। तो यदि ये कंडीशन दी मैंने, क्या दी मैंने क्वेश्चन के अंदर? कंडीशन दी, तो कंडीशन दी तो अपने आप आंसर क्या चला गया? इंसुलिन चला गया, ठीक है। डायरेक्ट कोई एंटीडोट को ऐसे पूछे तो क्या दे सकते हैं अपन आंसर? कैक्सालेट जा सकता है। तो एक से ज्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं, ऐसे नहीं है, अपन तो उस क्वेश्चन को पढ़ना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है अपन से, ठीक है। इमीडिएट कम करना है तो क्या देंगे अपन? इंसुलिन ही देंगे, ठीक है, ध्यान रखना, इंसुलिन ही लगेगी उसके अंदर। नेक्स्ट अपना पास कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करता है? पोटाशियम हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालता है, तो इसका ऑपोजिट इफेक्ट के लिए अपन पेशेंट को क्या देते हैं? अपन कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। तो अपन क्लिनिकली जिन बच्चों ने काम किया है या कहीं दिया हो, तो जिस किसी के भी पोटाशियम बढ़ा हुआ है तो उसके कैल्शियम ग्लूकोनेट अपन क्लिनिकली सबसे पहले देते, ठीक है। उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो पोटाशियम को कम कर रहा है, ये नहीं है उसका मीनिंग, परंतु वो क्या होता है कि वो हार्ट के ऊपर इफेक्ट डालता है, ठीक है। वो हार्ट में ऑपोजिट इफेक्शन के लिए अपन क्या देते हैं? उसको अपन कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, ठीक है। फिर देते हैं अपन सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का नेचर कैसा है? एसिडिक या एल्कलाइन? वो एसिड है, बेस, ये बेस है। पोटाशियम का नेचर कैसा है? एसिड है। तो बॉडी में यदि एसिड बढ़ा हुआ है तो अपन बेस दे दिया, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल होने के लिए अपन ये बेस दे रहे हैं, ठीक है। तब अपन ने बेस दिया अपन ने, ठीक है, इसलिए अपन ने इसको बेस दिया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी देते हैं हॉस्पिटल के अंदर, किसी के भी ये हो तो ये भी चलाते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? जो भी ब्रोंकोडायलेटर्स है ये भी अपन देते हैं, ठीक है, ये भी अपन देते हैं। तो ये आपका आज का होमवर्क हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आज का होमवर्क? क्या है? मैं रोज का 1 या 2 होमवर्क दूंगा, ये होमवर्क हो गया, ठीक है। क्या है होमवर्क के अंदर? साल्ब्यूटामोल सीरम पोटाशियम लेवल को कैसे कम करता है, ठीक है। साल्ब्यूटामोल ब्रोंकोडायलेटर्स
कैसे पोटासियम लेवल को कम पैथोफिजियोलॉजी सर्च करके लानी है, तो लिखवा ही दिया मैंने, ये देते हैं परंतु पैथोफिजियोलॉजी सर्च करनी है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया आपका। और डायलिसिस तो सबको पता ही है, डायलिसिस करेंगे तो वेस्ट क्या निकलेंगे, ये तो लास्ट ऑप्शन है ही अपने पास में, तो डायलिसिस भी अपन करवा सकते हैं। तो ये सब के सब क्या हो गया, किसके अंदर, किसके अंदर हो गया, हाइपर कैलेमिया के अंदर हो गया। आ गया यहाँ तक सबके समझ में। लास्ट पॉइंट लिख लो फटाफट, सी कंडीशन। तीसरी कंडीशन कौन सी है, कौन सी है, एल्कलोसिस। जल्दी लिखो, जल्दी, बच्चे बाहर इंतजार कर रहे। एल्कलोसिस, एल्कलोसिस ब्लड पीएच मोर देन 7.45, 7.45। पहले वाला का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ देख लो, यहाँ देखो, 1 मिनट देखो, ब्लड पीएच मोर देन 7.45, यहाँ तक लिख लिया। अब एक ही मिनट यहाँ देखो, पहले ब्लड की पीएच बढ़ रही है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, ये हो गई, कम हो गई। ये सेल बना रहा हूँ, सेल बना रहा हूँ, बाहर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है, तो बॉडी क्या करेगी, रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। रेगुलेट करने की कोशिश करेगी तो इंट्रा सेलुलर से हाइड्रोजन आयन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर में जितने H+ बाहर गए हैं उतने ही K+ अंदर चले जाएंगे। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में सीरम पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा, और उसको अपन क्या बोलेंगे, अपन हाइपोकैलेमिया। बना लो सेल। हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम कम हो रहा है तो कभी भी बोलस में पोटेशियम नहीं दिया जाता है, यानी ऐसे लोड करके ऐसे ऐसे पोटेशियम नहीं, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, हमेशा कैसे देते हैं, डाइल्यूट करके, डाइल्यूट करके इन्फ्यूजन से ही पोटेशियम लगता है। कभी भी बोलस में ऐसे नहीं लोड करके आपने और ऐसे पुश कर दिया, उसे कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कभी भी अपन बोलस में नहीं देते हैं, वो इन्फ्यूजन से लगभग 1 मिली इक्विवेलेंट 10 ml के आसपास आपको डाइल्यूट करना ही है। ठीक है, फिर ही आपको पुश करना है। डायरेक्ट बोलस में कभी भी पोटेशियम पुश नहीं करना है, ये इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो एल्कलोसिस में क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइपोकैलेमिया आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया अपना, चारों सिस्टम हो गए। कौन कौन से, बफर्स, अभी कॉपी बंद करने के लिए नहीं बोला मैंने, बफर्स, लंग्स, किडनी और पोटेशियम एक्सचेंज। इसी के साथ में एसिड बेस बैलेंस कंप्लीट होगा। ये सब सिस्टम काम कर रहे हैं तो ये आपका बैलेंस वाला, ये एसिड बेस बैलेंस अपना कंप्लीट होगा। किसी के कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी के कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, किसका बेटा, सेम क्या होगा, मिलने के लिए आ रहा हूं, बस आ ही गया। बस बच्चे छोड़े तब आऊं ना, देखो मैंने नहीं रोक के रखा है ना, आपने मेरे को रोक के रखा हुआ है। देख क्या ये, अब देखो बच्ची का क्या क्वेश्चन है, या तो दिमाग यहाँ पे नहीं था इस बच्ची का। बच्ची कह रही है हाइपरकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया का मैनेजमेंट सेम होगा क्या। अब बताओ आप, क्वेश्चन का कोई, तो बेटा ये तो सोच रही, वो एक तो ज्यादा था उसको कम करने के लिए दिया है, अब पहले से कम है तो ऊपर वाला लगाएंगे। वाह, होगा, बता तो दिया, पोटेशियम देंगे। ठीक है, पोटेशियम अपन क्या करेंगे, पोटेशियम देंगे ना, तो पोटेशियम देंगे, वो बता तो दिया, इन्फ्यूजन से देंगे। हाँ, और क्या करेंगे, पोटेशियम कम है पोटेशियम दे देंगे, ये ना। हाँ, किसी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते। बंद करने के लिए नहीं बोला, देखो बंद कर लिया आपने कॉपी, हेडिंग डालो अगला, एसिड बेस इम्बैलेंस।
बाहर से मैसेज आते रहते हैं, वो मैसेज हुई क्या चिंता कर रहे हो आप? ऐसे बंद कर लिया थोड़े दिन, चलो कोई ने बंद कर लिया तो बंद कर लिया, छोड़। अभी मेरे को, मैं तो आपको समझ गया, आपको समझने में क्या लगेगा? थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना? अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपको, ठीक है ना? अभी बाहर बच्चे खड़े हैं, यदि नहीं खड़े होते तो आपको लगता मैं क्लास छोड़ता? हाँ, ये कभी भी दिमाग से निकाल देना आप, कहाँ का क्लास कब तक होगी? क्लास जब तक होगी जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। अभी टॉपिक अपना हुआ है, अभी अपना टॉपिक हुआ सिर्फ 40%, 30%, अभी 60-70% टॉपिक अभी भी बाकी है, ठीक है? अब अपन कल क्या पढ़ेंगे? एसिड बेस इम्बैलेंस। इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कल, ये चारों के चारों कल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन पढ़ेंगे। आया हुआ को समझ में आया आज वाला? ये होमवर्क, एक होमवर्क दिया है, दूसरा होमवर्क यही है, घर पे जाके इसके बारे में पढ़ना, और कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है तो कल आके वापस से पूछना, ठीक है? बाय बाय।